हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, और आज हमारा यूनिट 5 का लेक्चर 12 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स 1 का फुल सिलेबस फ्री मिलेगा और फुल सिलेबस के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सभी यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल में मिलेंगे। अगर आपने गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर का टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले समझ लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर करना क्या है। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन के अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी और हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। और इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। अब ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कहा जाता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर हमें टोटल 5 स्टेप परफॉर्म करने होंगे, है ना। स्टेप नंबर 1 से लेकर के स्टेप नंबर 5 तक हमें यहां पर करने होंगे और 5 स्टेप के बाद आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो एक एक स्टेप को समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। इस टॉपिक के क्वेश्चन नो डाउट लेंथी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि यहां पर हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। आपको सब कुछ पहले से आता है, बस यहां पर हमें उस प्रोसेस को अरेंज करना है। बात समझ में आ रही है। टॉपिक बहुत इजी है, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेगुलर यहां से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टेप पर। स्टेप्स टू फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो क्या स्टेप हमें फॉलो करने होंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मतलब जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना आपको पहले से आता है क्योंकि लास्ट के 2 लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे और आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। बात समझ में आ रही। तो देखिए अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं तो ये दोनों स्टेप आपके लिए बहुत इजी हैं, है ना। दोनों स्टेप आपके लिए बहुत इजी हैं और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपको आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने आते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको डायगोनलाइजेशन भी आता है, क्योंकि डायगोनलाइजेशन के अंदर कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो हम इस यूनिट के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है। नाउ स्टेप नंबर 3, देखिए स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम यहां पर मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये मॉडल मैट्रिक्स क्या है, देखिए आपको जो यहां से 3 आइगन वेक्टर मिले हैं इन तीनों आइगन वेक्टर से हम एक मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो कैसे बनेगी। मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम होगा वो x1 वेक्टर होगा और जो सेकंड कॉलम होगा वो x2 वेक्टर होगा और जो थर्ड कॉलम होगा वो x3 वेक्टर होगा। तो यहां पर हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स।
या इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये पी मैट्रिक्स आपके पास आ गई। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अब हमें इस पी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इनवर्स कैलकुलेट करना हम लेक्चर नंबर 3 में सीख चुके हैं। बात समझ में आ रही? देखिए, इनवर्स को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। हम लेक्चर नंबर 3 में एक मेथड सीख चुके हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, एक मेथड आपने क्लास 12 में भी सीखा होगा, और एक मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको इनवर्स को कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जिससे आप बहुत कम समय में इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन उस शॉर्टकट मेथड को केवल आप इसी टॉपिक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और किसी टॉपिक के अंदर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। लास्ट स्टेप, अब लास्ट स्टेप क्या होगा? जब आपके पास पी इनवर्स आ जाएगा तो उसके बाद आप पी इनवर्स ए और पी, इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नो डाउट बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि यहां पर आपको तीन तीन आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर गिवन मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो वहां पर 2 आइगन वैल्यू आएंगे और 2 ही आइगन वेक्टर आएंगे, है ना। और अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू और 3 आइगन वेक्टर आएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको 3 आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं अगर गिवन मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद आप मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसमें तो ये तो 5 सेकंड का काम है, बन जाएगी। उसके बाद आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, और इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद आप इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो क्वेश्चन नो डाउट काफी लेंथी होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा शॉर्टकट मेथड से, बहुत कम समय में हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। अब यहां पर नोट करके मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, आपका जो फाइनल आंसर आएगा डी, जो आपका फाइनल आंसर आएगा डी, ये आपको स्टेप नंबर 1 के बाद ही पता चल जाएगा। मतलब स्टेप नंबर 1 के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है। कैसे? देखो, जो आपका फाइनल आंसर आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, वो क्या आएगी? ये जो हमारी आइगन वैल्यूज आई है ना, 3 लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी, उन तीनों वैल्यू को आप डायगोनल में लिख देना और बाकी सबको 0 कर देना, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये बहुत आपके लिए आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? देखिए, आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं और लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपको पहले से पता होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तीनों मैट्रिक्स को लिख देना और उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देना, क्योंकि आंसर आपको पहले से पता है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही आएगा। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि शो करिए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, मतलब उसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? चेक करना पड़ेगा आपको। तो चेक कैसे करेंगे? देखो, इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, देखिए अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर उसके अंदर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, और अगर बराबर नहीं है तो नहीं होगी। अब ये इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑर्डर से कम आ रहे थे। ऑर्डर वहां पर 3 था और इंडिपेंडेंट वेक्टर वहां पर केवल 2 आए थे। अगर आप भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन लास्ट लेक्चर पहले आप कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? चलिए, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से ही सब कुछ समझ में आएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब मैं क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, मतलब हमें इसको डायगोनलाइज करना है ना। तो देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में जून 2025 में आ चुका है।
जून 2025 में आ चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। ध्यान दीजिएगा, तो अगर आपको आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट अपने आप कर लें, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मैं यहां पर एक बार, और अगर आपको रिवाइज करना है एक बार और कि आइगन वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल एज्यूम कर लेता हूं, तो हम इसको ए के इक्वल मान लेते हैं। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 +1 -1 5 -1, उसके बाद 1 -1 और 3। एलिमेंट्स को ध्यान से कॉपी करना है, क्योंकि अगर एक भी नंबर आपने गलत कॉपी कर दिया तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। चलिए 3 -1 +1 -1 5 -1 1 -1 3, ठीक है। अब आगे क्या करें? देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज के लिए हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होगी। तो कैसे बनाते हैं? a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। और आपको पता है कि ये बनता कैसे है, देखो बहुत सिंपल है इसको बनाना। क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ना, तो इसके जो डायगोनल वाले नंबर है, इन डायगोनल वाले नंबर में से लैम्डा को माइनस करके लिखेंगे और इसको हम डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे। तो 3 - लैम्डा -1 +1, उसके बाद यहां पर -1। अब यहां पर देखो 5 - लैम्डा आएगा, 5 - लैम्डा और -1। नीचे क्या आएगा? 1 -1 एंड 3 - लैम्डा। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। इसको 0 के इक्वल क्या करेंगे? पुट करेंगे। अब क्या करना है? अब इसको एक्सपेंड करेंगे R1 रो के अलावा, है ना। तो एक्सपेंड अलोंग R1। सभी स्टूडेंट को डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना अच्छे से आता होगा, तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको अब मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। R1 रो के अलावा कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखो सबसे पहले हम इस 3 - लैम्डा को लिखेंगे, 3 - लैम्डा बाहर आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये 3 - लैम्डा फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को भी हाइड कर देंगे। जो बचा हुआ पार्ट है 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यही बस आपको करना है यहां पर। तो 5 - लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे 3 - लैम्डा के साथ में, और माइनस देखो बीच में आएगा माइनस। अब -1 × -1 +1, तो यहां पर आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो -1 है और आपको मालूम है, देखिए आपको डिटरमिनेंट के साइन पता होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सीधी सी बात है, इसका साइन प्लस होता है इसलिए हमने यहां पर प्लस लिया था, इसका माइनस होता है तो हम यहां पर माइनस साइन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। उसके बाद अब देखो इसका माइनस होता है, लेकिन इसके साथ खुद पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 और हम यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब जरा ध्यान देंगे, देखो हम इसको छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, और इनकी देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट बन गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आपको अच्छे से आता है। तो -1 × 3 - लैम्डा, -1 × 3 - लैम्डा, उसके बाद बीच में माइनस आएगा, -1 × 3 - लैम्डा, बीच में माइनस आएगा, और 1 × -1 तो ये +1 हो जाएगा भाई, ब्रैकेट क्लोज। अब आ गया लास्ट नंबर हमारे पास, लास्ट नंबर है 1, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो आप इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 × -1 प्लस का 1, तो यहां पर 1 आएगा। उसके बाद माइनस बीच में आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -5 - लैम्डा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में आ जाएगा 0। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। अब यहां पर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 3 15 माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस का 3 लैम्डा और ये आ जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इधर आ जाइए इस ब्रैकेट के अंदर प्लस ब्रैकेट। अब देखो -1 का मल्टीप्लाई 3 में तो -3, -1 का लैम्डा में तो प्लस लैम्डा और प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर आ जाते हैं प्लस। अब इसके अंदर देखो 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -5 और ये माइनस माइनस प्लस का लैम्डा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में आ गया 0। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं। लैम्डा स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। -5 -3 माइनस का 8 लैम्डा और 15 माइनस 1 प्लस का 14। नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस। अब देखो प्लस आ गया बीच में ना, देखो ये -3 है और ये +1 है तो सीधी सी बात है माइनस का 2 बचेगा, है ना। माइनस का क्या बचेगा 2 और प्लस का लैम्डा, तो प्लस का लैम्डा और माइनस का 2 बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो प्लस का लैम्डा और ये माइनस का 2। आगे देखो यहां पर देखो ये -4 बचेगा, ये प्लस का लैम्डा बचेगा, तो प्लस का लैम्डा और -4 इक्वल टू में आ गया 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 का मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर में तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई -8 लैम्डा में तो 3 इंटू 8 24 लैम्डा माइनस में। 3 इंटू 14 42। उसके बाद माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर में तो माइनस लैम्डा का क्यूब, माइनस लैम्डा -8 लैम्डा में तो प्लस का 8 लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा 14 में तो माइनस का 14 लैम्डा। क्लियर है? चलिए ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ अब यहां पर देखो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा और -2 -4 माइनस का 6 इक्वल टू में आ गया 0। बस अब कुछ नहीं करना, हमें अरेंज करके लिखना है और ऐड करके लिखना है। तो यहां पर मैं अरेंज करके लिख देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा की पावर 3, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को ऐड करेंगे। 8 + 3 11 तो 11 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाली टर्म्स को ऐड करेंगे। देखो 24 लैम्डा -14 लैम्डा तो माइनस का 38 लैम्डा हो गया, प्लस का 2 लैम्डा तो माइनस का 36 लैम्डा। अब कांस्टेंट टर्म 42 में से 6 माइनस कर दो तो 36 आ जाएगा भाई, इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, इक्वल टू में 0 आएगा। अब ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है ना। तो कैलकुलेटर में आप सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप मॉड का बटन प्रेस करेंगे और इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। इक्वेशन में आप डिग्री 3 सेलेक्ट करेंगे, तो देखो 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 3rd डिग्री की इक्वेशन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू पूछी जाएगी। अब जरा ध्यान देना, ए देखो लैम्डा क्यूब का जो कोफिशिएंट है, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है -1, तो लैम्डा क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, क्योंकि देखो क्यूबिक इक्वेशन है और यहां पर x का काम कौन कर रहा है, लैम्डा, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा। तो आप ए की वैल्यू -1 एंटर करेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे। अब आपसे बी की वैल्यू पूछी जाएगी, तो देखो लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये बी यहां पर 11 होगा, तो 11 को एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे सी पूछा जाएगा, तो जो लैम्डा का कोफिशिएंट है -36 ये सी होगा, तो आप -36 को एंटर करेंगे। उसके बाद आप डी एंटर करेंगे। अब आपसे डी पूछा जाएगा, तो डी कितना है प्लस का 36, तो आप 36 एंटर कर देंगे और जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे अब आपको लैम्डा की एक वैल्यू मिलेगी 6, क्या मिलेगी 6। फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी 2 और फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो थर्ड वैल्यू आपको मिलेगी 3। तो इसका मतलब यहां पर लैम्डा की 3 वैल्यू आ रही है 2, 3 और 6। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 2, 3, 6।
तो ये हमारे पास आ चुकी है आइगन वैल्यूज। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। स्टेप नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आइगन वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा लैम्डा 1 है, ये हमारा लैम्डा 2 है, ये हमारा लैम्डा 3 है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा, तो आप यहीं पर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिख सकता हूं यहां पर, भाई फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 0 0 0 3 0 0 0 6, दिस इज द फाइनल आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर है डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हम लिख नहीं सकते, हमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी 4 स्टेप हमारे बाकी हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। और यहां पर देखिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने वाला जो स्टेप है, वही स्टेप हमारा सबसे बड़ा स्टेप है। चलिए अब आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यूज। अब हम आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी है, कौन सी, ए माइनस लैम्डा आई का, ए माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स है x इक्वल टू में 0। देखो एक चीज याद रखना, यहां पर जो a माइनस लैम्डा आई मैंने लिखा है ये मैट्रिक्स है, और यहां पर डिटरमिनेंट था। तो देखो एलिमेंट्स तो यही आएंगे, लेकिन सिंबल किसका आएगा, मैट्रिक्स का आएगा। तो अब मैं यहां पर a माइनस लैम्डा आई मतलब यही लिखूंगा, बस सिंबल मैट्रिक्स का आएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर, अब ध्यान देंगे, 3 माइनस लैम्डा, ध्यान से लिखेंगे, 3 माइनस लैम्डा -1 + 1 -1 + 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। -1 5 माइनस लैम्डा, -1 5 माइनस लैम्डा, -1 5 माइनस लैम्डा -1, और यहां पर भी -1। इधर आ जाते हैं, 1 -1 1 -1 1 -1 और 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई a माइनस लैम्डा आई। अब आगे देखो ना, ये जो x है यही तो हमारा आइगन वेक्टर है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x y z इक्वल टू में नल मैट्रिक्स, तो यहां पर नल मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0, ये लीजिए, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आ गई। बस अब आपको क्या करना है, आपके पास लैम्डा की 3 वैल्यू आई है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो यहां लैम्डा की 3 वैल्यू आई है, और तीनों की तीनों वैल्यू अलग अलग है। तो हमेशा याद रखना, अगर लैम्डा की तीनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में 100% हमारे पास 3 आइगन वेक्टर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल है, मतलब हम इसको डायगोनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे। क्लियर है, अगर तीनों वैल्यू अलग अलग हैं तो 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे। जहां पर वैल्यू रिपीट करती है वहां पर इंडिपेंडेंट वेक्टर 3 आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन यहां पर 100% आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो हमें करना क्या है, अब लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो हम यहां पर लिखेंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की जगह 2 पुट करना है, तो जल्दी से करते हैं। देखिए 2 पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, 3 माइनस 2, देखो लैम्डा की जगह 2 रखना है, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद आगे के नंबर सेम कॉपी कर दो, -1 + 1, एक मिनट, -1 + 1, ठीक है। यहां पर ये -1 आएगा। देखो 5 माइनस लैम्डा यानी कि 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3, तो यहां पर 3 लिखेंगे, और -1 1 -1, और यहां पर देखो 3 माइनस लैम्डा मतलब 3 माइनस 2 1, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1, और यहां पर x y z
जेड इक्वल टू में 0 0 0 0 0 0, ये लीजिए। अब ध्यान से देखो अब क्या करना है। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान दें तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायगोनल के नीचे वाले नंबर को 0 करना होता है। तो अब हम इन तीनों नंबर को 0 करेंगे, पहले इन दोनों को 0 करेंगे, उसके बाद इसको 0 करेंगे। तो कैसे 0 बनाए इन दोनों को, देखो बहुत सिंपल है, यहां पर बहुत सिंपल ऑपरेशन है, ये -1 है ये +1 है, ऐड कर दो 0 बन जाएगा। इसका मतलब पहला ऑपरेशन हम यहां पर क्या लगाएंगे, R3 में चेंज, ध्यान दीजिएगा, सॉरी R2 में चेंज, R2 प्लस R1, क्योंकि जैसे ही आप R2 में R1 को ऐड करेंगे, -1 में +1 ऐड करेंगे, यहां 0 आ जाएगा। अब इसको 0 करना है तो R3 में चेंज करेंगे, इसको 0 करना है तो इसमें क्या चेंज करें, 1 में से 1 को माइनस कर दो, तो R3 माइनस R1 कर देंगे, R3 माइनस R1 तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन है बहुत सिंपल, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो गलती भी नहीं होगी। चलिए अब ये दोनों ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर लेता हूं, देखिए क्या आएगा, ध्यान देंगे। देखिए R1 रो में नो चेंज, तो R1 को कॉपी करेंगे, 1 -1 एंड +1, 1 -1 और +1। R2 रो में चेंज है, R2 प्लस R1 दोनों को ऐड करके लिखना है। देखो -1 + 1 कितना आएगा, 0, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2, और -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0। अब नीचे आ जाओ, R3 में से R1 को माइनस करना है, 1 - 1 0, -1 में से अगर आप माइनस करोगे -1 को तो 0 ही आएगा, और 1 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ये लीजिए, एक ही बार में आपको इक्विवेलेंट फॉर्म मिल गई। यहां पर x, y और z इक्वल टू में 0 0 0, ये लीजिए भाई, देखो इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर 0 हो चुके हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। अब हमें करना क्या है, यहां पर अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी। देखिए 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, है ना, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x आएगा, -1 का y में करेंगे तो माइनस का y आएगा, और 1 का z में करेंगे तो प्लस का z आएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखो, ध्यान से देखना, देखो 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 2y, और 0 का मल्टीप्लाई z में करेंगे 0, तो इसका मतलब 2y इक्वल टू में 0। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बस। तो ये तो बहुत सिंपल काम हो गया। देखो भाई अगर आप इस थर्ड इक्वेशन को देखें तो यहां से सीधी सी बात है, y की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 0, तो y हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अरे भाई जब 2y 0 है तो y भी 0 ही होगा ना, क्लियर है ना, y 0 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो, यहां पर y 0 हो गया तो x प्लस जेड इक्वल टू 0 बच गया। तो x प्लस जेड, देखो एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है। भाई इसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके ना, अब हमारे पास एक इक्वेशन बची और वेरिएबल बचे 2, तो क्या करें, तो हमें क्या करना होगा, यहां पर या तो x को या z को कुछ मानना होगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि लेट, ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले मैं लिख लेता हूं, लेट x को या z को हमें क्या करना है, k मानना है। तो मैं यहां पर z को मान लेता हूं k, z को k1 मान लेता हूं, आगे चल के k2 मानेंगे, z को मान लेता हूं k1। तो अगर z k1 है तो देखो y तो हमारा 0 हो गया, भाई z को हमने k1 ले लिया, y हमारा 0 है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह 0 पुट कर दें और z की जगह k1 पुट कर दें तो x की वैल्यू माइनस का k1 आ जाएगी। देखो सिंपल है, यहां पर y हमारे पास 0 आ चुका है, z को हमने k1 मान लिया, तो जब आप z को k1 मान लेंगे तो x प्लस k1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस k1 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमें यहां पर पहला आइगन वेक्टर मिल गया, फर्स्ट आइगन वेक्टर हमें मिल गया है। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे x1 को लिखूंगा। तो x1 क्या हो गया भाई, x1 फर्स्ट आइगन वेक्टर हमारा आ गया x1। तो x1 x y और z, x y z की वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे।
तो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है -k1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू +k1। देखो यही आ रहा है, z की वैल्यू +k1। अब जरा ध्यान देंगे, हम इसमें से k1 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप k1 को कॉमन लेंगे तो यहां से x1 की वैल्यू आएगी, k1 बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर यहां पर -1, यहां पर 0 और यहां पर +1 आ जाएगा। एंड दिस इज फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये हमारा पहला आइगन वेक्टर आ चुका है। हमें 3 आइगन वेक्टर निकालने, अभी एक आया हमारे पास। बोलो बात समझ में आ रही है? फर्स्ट आइगन वेक्टर हमारे पास आ चुका है। अब हम जाएंगे सेकंड आइगन वेक्टर के लिए, ध्यान दीजिएगा। नाउ सेकंड आइगन वेक्टर कहां से आएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की जगह पर 3 पुट करना है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, अब जरा ध्यान देंगे, लैम्डा के प्लेस पर 3 पुट करने जा रहा हूं मैं। तो देखो 3 - 3 0, तो 0 - 1 + 1, ध्यान दीजिएगा, 0 - 1 + 1, 0 - 1 + 1, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां कितना पुट करना है हमें, 3 पुट करना है, 3 पुट करना है ना, हाँ 3 पुट करना है। तो -1 और यहां पर 2 और यहां पर -1, तो -1 2 और -1। बोलो बात समझ में आ रही? देखो ये तो दोनों -1 है और 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। 1 - 1 1 -1 1 -1 और 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया 0। और यहां पर x y और z इक्वल टू में 0 0 0 0 0, ये लीजिए। अब क्या करें, अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखो हमें क्या करना है, डायगोनल के नीचे वाले नंबर्स को 0 बनाना है ना। तो सीधी सी बात है, पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो इसकी हेल्प से कैसे 0 बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर पहले इस जगह पर 1 बनाते हैं। कैसे, देखो बहुत सिंपल है, आप इनमें से R1 को R3 से चेंज कर दो या R1 को R2 से भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, R1 को इंटरचेंज कर दूंगा R3 के साथ में। तो अब मुझे न्यू मैट्रिक्स मिलेगी। अब जरा ध्यान देंगे, इंटरचेंज करेंगे पहले, है ना। देखिए R1 को R2 से R3 से इंटरचेंज करने जा रहा हूं मैं। तो यहां पर देखो मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, तो R1 R3, तो R3 रो को R1 में लिखेंगे 1 - 1 0, 1 - 1 1 - 1 और 0, ये लीजिए 1 - 1 0। उसके बाद सेकेंड रो लिखेंगे -1 2 -1 2 और -1, देखो -1 2 और -1। उसके बाद R1 रो को R3 में लिखेंगे 0 - 1 0 -1 और +1, XYZ इज इक्वल टू में 0 0 0 0 0, ये लीजिए। अब क्या करें, अब इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो डायगोनल के नीचे वाले नंबर को 0 बनाना है, तो सीधी सी बात है, पहले इसको 0 बनाएंगे, बाद में इसको 0 बनाएंगे। तो बनाते हैं जल्दी से। तो R2 में चेंज करेंगे, और R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 + R1 कर देंगे। भाई सीधी सी बात है, -1 में +1 ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा। तो यहां पर 0 बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 बनाने जा रहा हूं मैं। देखो R1 में नो चेंज, कॉपी कर देंगे 1 -1 और 0। R2 में दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ये 0 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो +1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा। और यहां पर इसको कॉपी कर देंगे, नो चेंज, -1 +1। XYZ और इज इक्वल टू में 0 0 0 0 0, ये लीजिए। क्लियर है? अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको 0 बनाना है, तभी तो इक्लियन फॉर्म बनेगी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, और R3 में R2 को कर देंगे ऐड। देखो -1 में +1 ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा। तो इसको 0 बनाते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 नो चेंज, तो 1 -1 एंड 0। R2 नो चेंज, 0 1 -1।
R3, अब R3 R2 ऐड करना है, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 0, और यहां पर आएगा एक्स वाई जेड और इक्वल टू में आ जाएगा 0 0 0। ये लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि यहां पर नया कुछ भी नहीं है। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आइगन वेक्टर को कैलकुलेट किया था हमने लास्ट लेक्चर में। तो इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर देखो दो इक्वेशन बनेंगी, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स, माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स, माइनस -1 का वाई में करेंगे तो माइनस का वाई, और 0 का जेड में करेंगे 0 ही आएगा, तो इक्वल टू में आ गया 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इधर आ जाओ, 0 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई, और -1 का जेड में करेंगे तो माइनस जेड। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, वाई माइनस जेड इक्वल टू में 0, है ना। चलिए इनको मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास 4 5 आ गई इक्वेशन, इक्वेशन 4 एंड 5, ये फोर्थ इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, दो इक्वेशन है और वेरिएबल है 3, तो एक को तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना भाई। दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो एक को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे। किसको लें, तो आप ये देखो दोनों में कॉमन कौन है, तो जो दोनों में कॉमन होता है ना उसको ही मानना चाहिए। तो यहां पर y दोनों में कॉमन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, देखो k1 मैं पहले मान चुका था, अब मैं k2 मानूंगा y को। लेट y इज इक्वल टू k2। अब ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू k2 होगी तो सीधी सी बात है x की वैल्यू भी k2 होगी। y की जगह k2 पुट कर दो तो x भी क्या होगा, x भी k2 आएगा। और जब आप y को यहां k2 पुट करोगे तो z भी k2 आएगा। तो ये तो तीनों के तीनों ही k2 आ गए भाई। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब हमें यहां पर सेकंड आइगन वेक्टर हमें मिल जाएगा। अब हमें यहां से सेकंड आइगन वेक्टर मिल जाएगा x2। क्या आ जाएगा, x y और z इक्वल टू में यहां पर पुट कर देंगे k2 एंड k2। और k2 को अगर आप कॉमन ले लें, k2 को अगर आप कॉमन ले लें तो ये आइगन वेक्टर आपके पास आ जाएगा 1, आइगन वेक्टर आपके पास आ जाएगा 1 1 1, है ना। और यही आपका सेकंड आइगन वेक्टर है जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो दो आइगन वेक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी हमें थर्ड आइगन वेक्टर को और कैलकुलेट करना है। तो दो आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट हुए हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और थर्ड आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 6, थर्ड आइगन वैल्यू 6 है हमारे पास, थर्ड आइगन वैल्यू 6 है। अब 6 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। तो यहां पर अब लिखना शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 में 6 को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 यहां पर है, 3 माइनस 6 कितना आएगा, -3 आएगा। तो -3 -1 +1, -3 -1 एंड +1, क्लियर है। -3 -1 +1, ठीक है। यहां पर आ जाओ, देखो -1 और यहां पर अगर मैं 6 पुट कर दूंगा तो यहां भी -1 और यहां भी -1, तो इसका मतलब तीनों जगह पर -1 आएगा। -1 -1 -1। अब चलते हैं थर्ड रो में, 1 -1 और यहां पर आएगा -3, 1 -1 1 -1 -3, ये लीजिए। और यहां पर आ जाएगा x y z और इक्वल टू में आएगा 0 0 0 0 0, ये लीजिए। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये नीचे के नंबर को 0 बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, देखो एक काम करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, पहले 1 बना लेते हैं, फिर 0 बनाना आसान रहेगा। तो मैं R1 R3 को इंटरचेंज कर लेता हूं, R1 से R3 को क्या कर लेता हूं, इंटरचेंज कर लेता हूं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो दोनों को इंटरचेंज करते हैं, R1 R3 को, तो R1 को R3 को R1 में लिखेंगे 1 -1
1 -1 और -3, 1 -1 3 -3, ठीक है। R2 में नो चेंज, -1 -1 -1 और यहां पर -3 -1 +1, XYZ और यहां पर आ जाएगा 0 0 0 0 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल है। देखो इन डायगोनल है, इन तीनों नंबर को 0 बनाना है तो पहले ऑपरेशन लिखेंगे। तो देखिए इसको 0 बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, R2 में चेंज करूंगा, R2 में चेंज, R2 + R1 कर देंगे, भाई -1 है +1 कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड ऑपरेशन क्या करना है मुझे, इसको 0 बनाना है। तो ये कैसे 0 बनेगा, तो यहीं पर आगे लिख रहा हूं मैं ऑपरेशन, R3 में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, R3 में चेंज करेंगे, R3 में, और क्या चेंज करेंगे, R3 + 3 टाइम्स ऑफ R1। देखो ये -3 है, +3 ऐड करना पड़ेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। चलिए दोनों ऑपरेशन को यहां पर अब हम अप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा ना। R1 में नो चेंज तो 1 -1 एंड -3, ठीक है। R2 में चेंज करेंगे, R2 + R1 तो देखो -1 + 1 0, -1 -1 -2, -1 -3 -4, नीचे आ जाओ। देखो -3 + 3 0, ध्यान देना, -1 और इसका 3 टाइम्स करना है तो -1 -3 -4 आएगा भाई। यहां पर इधर आ जाओ 1 और इधर आ जाएगा -9 तो ये -8 बचेगा। समझ में आ गई कैलकुलेशन, अपने आप करके देख सकते हैं, यही आएगा। एक्स वाई और जेड इक्वल टू में 0 0 0, ये लीजिए। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे देखो, आगे अभी हमारी इक्लियन फॉर्म नहीं आई है, हमें इक्लियन फॉर्म को बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी इक्लियन फॉर्म बन जाएगी। अब देखना जरा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें इसको और 0 बनाना है। तो इसको कैसे 0 बनाएंगे, इस -2 की हेल्प से। देखो ये -4 है, हमें यहां पर पहले -4 बनाना पड़ेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R3 में चेंज, R3 में चेंज, R3 -2 टाइम्स ऑफ R2। तो सीधी सी बात है, ये -4 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा +4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर R1 में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो पहले हम यहां पर R1 को लिखेंगे, 1 -1 1 -1 -1 -3 1 -1 -3 0 -2 0 -2 -4। अब यहां पर आ जाओ 0। देखो यहां पर है R3 है हमारा -4, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, दोनों को ऐड करेंगे 0। सिमिलरली ये -8 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +8 बनेगा तो 0 आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा एक्स वाई और जेड और इक्वल टू में आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा आप क्या आएगा ना, इक्लियन फॉर्म आ चुकी है। अब यहां पर हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x है ना, -1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो माइनस का y, -3 का z में करेंगे तो -3z इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। अब सेकंड में आ जाओ, 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 0, -2 का y में करेंगे तो -2y और -4 का z में करेंगे तो -4z और इक्वल टू में 0। तो हमारे पास 2 इक्वेशन और आ गई, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 और 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। बोलो बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक को तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट, देखो y भी दोनों में कॉमन है, z भी दोनों में कॉमन है, किसी को भी मान सकते हैं, मैं z को मान रहा हूं। लेट z इक्वल टू
और जेड को हम यहां पर K3 मान लेते हैं, क्योंकि K1 और K2 हम पहले मान चुके हैं, है ना, K1 और K2 हम पहले ही मान चुके हैं, तो मैंने जेड को K3 मान लिया। तो अगर जेड K3 होगा, अब जरा ध्यान से देखो अगर यहां पर मैं K3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 2y माइनस 4K3 इक्वल टू 0, यही तो आएगा, और माइनस का 2y इक्वल टू 4K3, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस है तो माइनस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू माइनस 2K3 आएगी। बोले बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हमारे पास z भी आ गया, y भी आ गया, तो z और y को कहां पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में। तो अगर मैं x मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस, देखो y की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2K3, और ये z में पुट करेंगे K3 तो माइनस का 3K3 इक्वल टू में 0, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x माइनस K3 इक्वल टू में 0 और x इक्वल टू में K3, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई K3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? देखिए, जो मैंने यहां पर रफ वर्क किया है वो आप फेयर में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पर फेयर वर्क किया नहीं है। चलिए अब आगे देखो, अब हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर आ गया, तो थर्ड आइगन वेक्टर को मैं यहां पर लिख लेता हूं, x3 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक मिनट, x3 इज इक्वल टू एक्स वाई और z, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है K3, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2K3 और z की वैल्यू अगेन हमारे पास K3। ये लीजिए, यहां तक क्लियर? अब आगे देखो, तो यहां से मैं K3 को कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैं K3 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहां पर बच जाएगा 1 माइनस 2 और प्लस का 1, और यही हमारा थर्ड आइगन वेक्टर है, थर्ड आइगन वेक्टर। तो देखो यहां पर आइगन वेक्टर का भी पूरा रिवीजन हो गया, अभी तक हमने नया कुछ किया ही नहीं, ये तो हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे। तो हमने यहां पर तीनों आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर लिया। तो देखो यहां पर तीनों आइगन वेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। कैसे हैं? इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो अगर यहां पर तीन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं सिंस, ध्यान दीजिएगा, या सीधे हम यहां पर लिखते हैं मॉडल मैट्रिक्स, सीधे हम यहां पर क्या बना लेते हैं, मॉडल मैट्रिक्स बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि यहां पर तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर हमारे पास आ गए, मॉडल मैट्रिक्स। चलिए अब मैं मॉडल मैट्रिक्स बना रहा हूं, देखो बहुत सिंपल है मॉडल मैट्रिक्स को बनाना, हमारे 2 स्टेप पूरे हो चुके भाई। देखो हम अपने 2 स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेप नंबर 1 एंड 2। अब मैं जा रहा हूं स्टेप नंबर 3 पे और मॉडल मैट्रिक्स बना रहा हूं। तो मॉडल मैट्रिक्स बना लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, मॉडल मैट्रिक्स को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं P से, है ना, आप M से भी कर सकते हैं, कहीं पर P से करते हैं, कहीं से M, कहीं पर M से करते हैं। तो जो मॉडल मैट्रिक्स होगी, चलिए पहले मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, P इक्वल टू x1 x2 x3, यही होती है हमारी मॉडल मैट्रिक्स। अब यहां पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा P इक्वल टू, P इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है, x1 वेक्टर, ये तो हमारा x3 है, ये x2 है, ये x1, माइनस 1 0 1, माइनस 1 0 1, पहला कॉलम पहले वेक्टर से बन गया, दूसरा कॉलम दूसरे वेक्टर से बनेगा, सेकंड वेक्टर क्या है 1 1 1 1 है, तो सेकंड वेक्टर है हमारा 1 1 1, ठीक। थर्ड वेक्टर क्या है 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और 1। चलिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, P मैट्रिक्स को तो हमने बना दिया, अब हमारा है P इनवर्स। अब हमें P इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए P इनवर्स को कैलकुलेट करने के, इनवर्स कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड, है ना। आप एक मेथड क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, एक हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, एक हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, है ना।
लेकिन इनवर्स को कैलकुलेट करने का जो सबसे सिंपल मेथड होता है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम यहां पर आकर के शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, वैसे तो मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन जिस कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेटर आपकी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में, देखिए, जैसे 991 वाला जो कैलकुलेटर होता है, उसमें मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर से इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको यहां पर शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखो कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है इनको नीचे कॉपी कर लेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूं, ध्यान से समझना क्या करना है। यहां पर मैं नीचे इनको कॉपी कर लेता हूं, चलिए व्हाइट कलर से लिख लेता हूं मैं, है ना। -1, ध्यान दीजिएगा, -1, -1 +1 +1 +1, ठीक है। उसके बाद 0, एलिमेंट के नीचे एलिमेंट कॉपी करना, 0, 1 और -2, 1 1 एंड 1 कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये जो पहले दो कॉलम है इनको आगे लिखना है, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम के बाद लिखना है फिर से। तो -1, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। पहले हमने इसको कॉपी कर लिया, अब फर्स्ट वाले कॉलम को यहां पर लिखेंगे एक बार और, -1 0 और 1, ये शॉर्टकट मेथड है इनवर्स निकालने का। उसके बाद सेकंड कॉलम को लिखेंगे इसके आगे 1 1 1। बोलो, बात समझ में आ गई? इस तरह से आप कर लेंगे। तो देखिए, इनवर्स को कैलकुलेट करने का पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, जो आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, देखिए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप क्लास 12 में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो यहां पर हमारे पास ए की जगह पी मैट्रिक्स है, तो यहां आ जाएगा पी इनवर्स, यहां पर पी का डिटर्मिनेंट, यहां पर पी का एडजॉइंट। तो इसका मतलब हमें एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए और एक हमें एडजॉइंट चाहिए। तो एक्चुअल में जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये शॉर्टकट मेथड डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं पी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूं, पी का डिटर्मिनेंट, ये पी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट मेथड से। देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। देखो, आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है और ये जो इस तरह से एलिमेंट है 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है इस तरह से डायगोनली। तो -1 इंटू -1 इंटू -1, सॉरी -1 इंटू +1 इंटू, सॉरी -1 इंटू +1 इंटू +1, तो मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो यहां पर आप -1 को लिख लेंगे, -1 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो अभी आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डायगोनल ये है, तो 1 इंटू -2 इंटू +1, तो ये -2 ही आएगा। तो अब आप आगे -2 लिखेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? और आगे जाएंगे, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधी सी बात है, इन तीनों में से एक नंबर 0 है तो 0 ही आएगा। तो अगला नंबर आ गया हमारा 0। अब लगाएंगे माइनस साइन। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। देखो, अभी तो हमने ऐसे डायगोनल लिया था, अब हम ऐसे लेंगे। देखो, इस तरह से पहला डायगोनल हमारा ये है, तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1। उसके बाद सेकंड डायगोनल, देखो सेकंड डायगोनल ये है, पहले हमने ऊपर से नीचे देखा था, अब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, है ना। पहले ये, दूसरा ये, तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे +2। और आगे चलते हैं, अब हमें ये वाला डायगोनल देखना है। सीधी सी बात है, इसमें एक नंबर 0 है तो ये 0 ही आएगा। तो यहां पर +0। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये आ जाता है, देखो -3 और -3 यानी कि -6 आ जाएगा। तो हमने शॉर्टकट मेथड से डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। अब एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, एडजॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना। देखो, डिटर्मिनेंट तो आप डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, मेन जो है यहां पर वो है एडजॉइंट कैसे आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, एडजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ पी कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपको एडजॉइंट पता चल जाएगा, फॉर्मूले से आपके पास इनवर्स आ जाएगा। चलिए एडजॉइंट देखो जरा ध्यान से। एडजॉइंट के लिए आपको करना क्या है, पहले मैं ये बता दूं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर ये जो पहली दो रो हैं इनको नीचे लिखेंगे। देखो फर्स्ट रो को इस रो के नीचे लिखो, क्या है, -1 1 1 -1 +1। सेकेंड रो को नीचे लिखो, 0 1 -2 0 और 1, बस हो गया। अब देखो आगे करना क्या है। अब आपको एक काम करना है कि जो फर्स्ट रो है इसको कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को भी कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास ये वाला पार्ट बचा और यहीं से आपका एडजॉइंट आ जाएगा। देखो कैसे, अब ध्यान से समझना। देखो आपको यहां से शुरू करना है। देखो ये वाला आपका 2/2 का डिटरमिनेंट है, क्या है, 2/2 का। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ध्यान से देखो जरा, 1 × 1 1 और बीच में क्या आएगा, माइनस, 1 × -2 -2। देखो 1 × -2 -2 और बीच में एक माइनस पहले से, तो ये +2 हो गया, इसका मतलब 3। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा इनवर्स एडजॉइंट का पहला एलिमेंट 3 आ रहा है। ध्यान से समझो मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 1 आया, बीच में फिर माइनस साइन लगाएंगे और 1 × -2 आएगा, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, टोटल ऐड होके कितना आ गया, 3। आप 3 यहां लिखेंगे। अब आगे देखो क्या करना है। देखो अभी अभी आपने इसको लिया था, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके नीचे वाला लेंगे, ये अब इसको छोड़ देंगे और इनसे चारों का पेयर बनाएंगे, मतलब इन चारों का ही डिटरमिनेंट बनाएंगे 2/2 का। देखो 1 × 1 1 माइनस 1 × 1 1, तो 1 - 1 0। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमारा यहां पर नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0। बोलो बात समझ में आ रही है। और आगे चलते हैं। तो हम इसको भी ले चुके, अब क्या करेंगे, अब ये सबसे नीचे वाला लेंगे। देखो 1 × -2 है ना, 1 × -2 और माइनस आएगा बीच में, 1 × 1 1, तो ये -3 हो गया। तो 3 0 -3 ये आ गया हमारे पास। बोलो बात समझ में आ रही है। 3 0 -3। आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने इनकी हेल्प से फर्स्ट रो बनाई, अब हम इनकी हेल्प से सेकंड रो बनाएंगे। ध्यान देना, इनकी हेल्प से। तो -2 × 1, देखो -2 × 1 -2 और फिर -1 × 0 0, तो इसका मतलब ये -2 आएगा, तो ये एलिमेंट हमारा -2 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी अभी हमने इसको लिया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे, इसको। तो 1 × -1 -1, बीच में माइनस आएगा, 1 × 1 1, तो -2, इसका मतलब ये भी -2 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इनको लेंगे, सॉरी, अब हम इनको लेंगे भाई, इनको। तो ध्यान देना, 1 × 0 0 माइनस -2 × 1 प्लस का 2, तो यहां पर 2, तो -2, ये इसका मतलब ये भी -2। और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका यूज करेंगे, इनका, है ना। देखो फर्स्ट रो के लिए हमने इनका यूज करा, है ना, सेकंड रो के लिए हमने इनका यूज करा और थर्ड रो के लिए हम इनका यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 0 × 1 0 माइनस 1 × 1 1, तो इसका मतलब यहां -1 आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब इन दोनों को करेंगे, 1 × 1 1, बीच में माइनस, -1 × 1 -1, तो +1 हो गया, इसका मतलब यहां पर 2 आएगा। और अब लास्ट -1 × 1 -1 और ये 0, तो -1 ही आ जाएगा। तो ये लीजिए हमारे पास एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया, एडजॉइंट आ चुका है। अब अगर एडजॉइंट आ चुका है तो अब आप यहां पर P इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। P इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ P, सॉरी A नहीं P, डिटरमिनेंट ऑफ P और एडजॉइंट ऑफ P। क्लियर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा P इनवर्स इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट की वैल्यू -6 है, तो ये हो जाएगा -1/6, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, नीचे आएगी। यहां पर एडजॉइंट लिख देंगे, एडजॉइंट कितना है
3 3 0 और -3, -2 -2 -2, -1 2 और -1, ये लीजिए। अब हमारे पास इनवर्स आ चुका है, अब हमारे पास इनवर्स आ चुका है। चलिए अब यहां पर आगे अब हमारा लास्ट स्टेप और बचा है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं एंड क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम पी इनवर्स को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है एक बार देख लेते हैं। लास्ट स्टेप, कैलकुलेट द डायगोनल मैट्रिक्स। अब पी इनवर्स एपी की मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। चलिए ना, अब हम यहां पर लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इन लाइन को मैं हटा देता हूं, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने किया क्या है। तो ये जो ये वर्क है व्हाइट कलर का, ये हमारा एक तरह से रफ वर्क है। आप इसको फेयर में भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को अब हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए D इज इक्वल टू P इनवर्स AP, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, D इज इक्वल टू, सबसे पहले हम P इनवर्स लिखेंगे, ये हमारा P इनवर्स है, P इनवर्स -1/6। अब यहां पर मैट्रिक्स को लिख देंगे, मैट्रिक्स देखो 3 0 -3, 3 0 -3, 3 0 -3, -2 -2 -2, उसके बाद -1 2 और -1, ये लीजिए। इसके बाद हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स को हमें वापस स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ए मैट्रिक्स 3 -1 + 1, 3 -1 + 1 है ना। चलिए पहले उसके बाद है हमारे पास पी को लिख लेते हैं पहले। पी क्या है, पी मैट्रिक्स ये है -1 1 और 1, 0 1 और -2, 1 1 1, ये लीजिए। बीच वाली मैट्रिक्स और कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही जाना पड़ेगा। हाँ, -1 5 -1, -1 5 और -1, और यहां पर शायद 1 -1 और -3 है क्या, 1 -1 और 3, 1 -1 और प्लस का 3 आ गए। चलिए ये हमारा क्या है, +3 है, +3। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास आ रही हैं, तो आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए। भाई मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता होगा, है ना। देखिए जब आप घर पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि यहां से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम में हैं तो एग्जाम में आप इनको मल्टीप्लाई ना करें, डायरेक्ट आंसर लिखें, क्योंकि आपको फाइनल आंसर पता है कि आंसर क्या आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमारे पास जो डी आएगा वो मुझे पहले से ही पता है, क्या आएगा डी। देखो मेरे पास आइगन वैल्यूज आई थी 236, तो जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें हमारा ये आएगा 0 2 0 0 0 3 0 0 0 6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और अगर आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद -1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100% यही मैट्रिक्स यहां से मिलेगी। क्लियर है, तो यही आपका आंसर आएगा और कुछ भी यहां पर आपका चेंज नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने चेक कर लिया, ये सारी मैट्रिक्स हमारी करेक्ट है। आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक बार दोबारा से मैं आपको पूरा प्रोसेस रिवाइज करा देता हूं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालनी है।
जैसा हमने कैलकुलेट किया, आप देख चुके हैं। तो आपकी अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगे, 3x3 की होगी तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 3 आइगन वैल्यूज आई हैं। और अगर आपकी 3 आइगन वैल्यूज अलग अलग आती हैं तो 100% आपके 3 आइगन वेक्टर आएंगे, और अगर 3 आइगन वेक्टर आएंगे तो मैट्रिक्स 100% डायगोनलाइजेबल होगी, मतलब हम उसको डायगोनलाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आइगन वैल्यूज रिपीट होती हैं तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही? अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो 3 आइगन वैल्यू है, तीनों आइगन वैल्यू के लिए हमने 3 आइगन वेक्टर को कैलकुलेट किया। एक आइगन वेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, और थर्ड आइगन वेक्टर ये रहा। तो हमें 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल चुके हैं। बात समझ में? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ये तो इनफाइनाइट वेक्टर है, आप 3 क्यों कह रहे हैं? तो एक्चुअल में देखिए ये इनफाइनाइट है, लेकिन यहां पर जो इनफाइनाइट वेक्टर है वो डिपेंडेंट वेक्टर है, क्योंकि सभी वेक्टर K3 पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट वेक्टर 3 ही है, डिपेंडेंट वेक्टर तो इनफाइनाइट है। इंडिपेंडेंट कितने हैं? 3, ओनली 3। तो अगर 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो यहां पर आप लिख सकते हैं मॉडल मैट्रिक्स से पहले, सिंस 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर एग्जिस्ट सो द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, मतलब हम इसको डायगोनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे, मॉडल मैट्रिक्स तीनों आइगन वेक्टर को लिख देंगे, मॉडल मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। इनवर्स कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं एक मेथड आपको लेक्चर 3 में करा चुका हूं, ये शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? इससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आपको इस P का अगर आप डायरेक्ट P इनवर्स लिख देंगे ना तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, बहुत सारे स्टेप इसमें हो चुके हैं। आप इनवर्स को शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर प्रॉपर मेथड से आपको निकालना है तो प्रॉपर तो आपको पहले से ही आता है। उसके बाद जब P इनवर्स आ जाएगा तो फिर आप डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और यही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं तो एक ही क्वेश्चन और करेंगे, और मैं इसको ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुका हूं, बस आपको प्रॉपर स्टेप यहां पर मुझे समझाने हैं। माइनर सा चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमें क्या करना है, देखो फाइंड ए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मॉडल मैट्रिक्स। तो हमसे ये कह रहे हैं कि मॉडल मैट्रिक्स को फाइंड करिए, है ना, दैट डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, जो इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर दे। मतलब आप ऐसी मॉडल मैट्रिक्स को कैलकुलेट करिए जो इसको डायगोनलाइज कर दे। बात समझ में आ रही? तो आपको पूरा क्वेश्चन मतलब आप डायगोनल मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, मॉडल तो करेंगे ही करेंगे, डायगोनल भी करेंगे। चलिए कैसे करना है, सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने का प्रोसेस आपको पूरा अच्छे से आता है। तो इसकी 3 आइगन वैल्यूज आएंगी, 5 -3 -3। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर 2 आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है, 2 आइगन वैल्यूज रिपीट कर रही है। एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, जब आप यहां पर कैलकुलेटर से ये आइगन वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके कैलकुलेटर में पहला आंसर आएगा 5 और दूसरा आंसर आएगा -3, और उसके बाद कोई आंसर आएगा नहीं। तो जो आंसर बाद में आया ना वो रिपीट करेगा एक बार और। क्यों? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट आएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पर हमारे पास ये दोनों आइगन वैल्यू रिपीट कर रही हैं, तो सीधी सी बात है, देखो एक आइगन वेक्टर तो इंडिपेंडेंट इसके लिए आएगा, एक आएगा इसके लिए, कंफर्म है। अब इन दोनों वैल्यूज के लिए एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जहां पर रिपीटिंग वैल्यू आती है वहां पर इंडिपेंडेंट वेक्टर 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा तो समझ लेते हैं इस बात को। चलिए, तो पहले हम लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे पहले के तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर निकाल देंगे। तो पूरा प्रोसेस वही है, मैंने कंप्लीट सॉल्व कर रखा है। लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए जब आप आइगन वेक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा एक इंडिपेंडेंट वेक्टर आ चुका है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब हम लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए निकालेंगे, और -3 जो है रिपीटिंग वैल्यू है, 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एकदम प्रॉपर तरीके से जाएंगे जैसे हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे, और कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो हमने इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करा, हमारे पास यहां पर एक सिंगल इक्वेशन बनी, ओनली वन इक्वेशन। तो अब मेरी बात को ध्यान से याद रखना, अगर रिपीटिंग वैल्यू के लिए आपकी एक ही इक्वेशन बनती है
तो 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे यहां पर एक वैल्यू के लिए, मतलब -3 के लिए 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे। कब? अगर एक इक्वेशन बनेगी, और अगर लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए 2 इक्वेशन बन जाती, 2 इक्वेशन, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेक्टर आता, मतलब एक -3 के लिए आता और एक पहले आ चुका, तो 2 ही इंडिपेंडेंट वेक्टर होते। और अगर 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर होते तो ये मैट्रिक्स नॉट डायगोनालाइजेबल हो जाती, मतलब हम इसको डायगोनालाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अभी एक ही इक्वेशन बन रही है तो यहां से 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे। कैसे आएंगे समझ लेते हैं। और ये हम लास्ट लेक्चर में भी कैलकुलेट कर चुके हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर। देखो जरा ध्यान से, देखो ये एक इक्वेशन मेरे पास बनी, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो 2 को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो z को मैंने मान लिया और y को मैंने मान लिया। तो देखो y को k2 मान लिया, z को k3 मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू भी आ गई। हमने वेक्टर में इसको पुट कर दिया x y z की जगह पर, तो ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये -2k2 + 3k3 है, ये k2 है, ये k3 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस k2 में +0k3 ऐड कर सकते हैं और इस k3 में 0k2 ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 एलिमेंट प्लस करके लिखे तो आप इन दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इनको वापस आप ऐड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इसमें से k2 को कॉमन ले लिया, इसमें से k3 को कॉमन ले लिया, तो एक ही आ गया, एक ही आ गया। देखो 2 आइगन वेक्टर आ गई, और ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं। तो हमेशा याद रखना, देखो यहां पर एक इक्वेशन बनी थी, तो हमने 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिए, इसलिए 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर आ गए। अगर यहां पर 2 इक्वेशन बन जाती तो हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते और हमें एक ही वेक्टर मिलता -3 के लिए, तो हमारे टोटल 2 ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आते और मैट्रिक्स क्या हो जाती? मैट्रिक्स डायगोनलाइज नहीं होती। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 2 आइगन वेक्टर आ गए। अब देखो मैंने यहां पर लिखा है, सिंस 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट सो मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। और अगर बाई चांस यहां पर 2 इक्वेशन होती तो हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते और हमारे पास केवल x2 आता, x3 आता ही नहीं, तो हम वहां पर लिख दे सिंस 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट सो मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो हमारे पास तीनों वेक्टर आ चुके हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मॉडल मैट्रिक्स बनानी है, फिर शॉर्टकट मेथड से इसका इनवर्स निकालना है, और इनवर्स जब निकल जाएगा फॉर्मूला लगाना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर तो आपको पहले से ही पता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टॉपिक के अंदर केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक वो जिसमें तीनों आइगन वैल्यू अलग अलग है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, और दूसरा वो जिसमें आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है। तो अगर आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैट्रिक्स डायगोनलाइज होगी या नहीं होगी। क्लियर है? अब देखो यहां पर 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। वैसे तो 2 ही क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, अगर आपको वो दोनों समझ में आ गए हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रोसेस लंबा जरूर है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको फाइनल आंसर पता है तो आप तीनों आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना, और उसके बाद अगर आपके पास समय कम है तो मॉडल मैट्रिक्स लिखना और उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देना, बीच का स्टेप छोड़ देना, इनवर्स वाला स्टेप छोड़ देना। क्योंकि अगर आप इनवर्स वाले स्टेप को छोड़ भी देते हैं उसके बाद भी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे, या हो सकता है एक आधा नंबर कट जाए, क्योंकि आपका फाइनल आंसर आपको पता है क्या आ रहा है। बात समझ में आ गई? इन तीनों क्वेश्चन को और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना चाहें तो यहां पर हमारा डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिक्स ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा यूनिट नंबर 1 का एक लास्ट टॉपिक बचा है, और लास्ट टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और मैं आपको बता दूं, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर कुछ भी हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपको ना आता हो। बात समझ में आ रही है? उसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। बात समझ में आ गई? बस हमें क्या करना है, वहां पर यह सीखना है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर करते क्या हैं, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि करते क्या हैं उसके बाद आप सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ आपको वहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है और मल्टीप्लीकेशन करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करना है,
इतना काम आपको करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम में। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले अब तक के जितने भी लेक्चर हुए उनको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।